बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का अध्याय 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्नोत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर से याद करें। और पहला प्रश्न है बच्चों, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? तो जानते हैं आप किस तरह के कपड़ों की मांग थी? चलिए उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, यूरोप में भारत के बारीक और छापेदार सूती कपड़ों की भारी मांग थी। जैसे कि आप लिख सकते हैं मसलिन यानी मलमल, कैलिको यानी सूती कपड़ा, सिटज यानी छींट और जामदानी यानी बारीक मलमल। ठीक है, तो इस तरह के कपड़ों की यूरोप में भारी मांग थी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है आपका दूसरा प्रश्न है, जामदानी क्या है? जानते हैं आप जामदानी क्या है? आपने पाठ में पढ़ लिया होगा बच्चों। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने होते हैं। इसका रंग प्रायः स्लेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का प्रयोग किया जाता है। बंगाल में ढाका और संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न है, बंडाना क्या है? जानते हैं आप बंडाना क्या है? नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं। उत्तर लिखेंगे, बंडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर होता है शुरू आपका चौथा प्रश्न है, अगरिया कौन होते हैं? उत्तर लिखेंगे सबसे पहले अगरिया और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, अगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था जो मध्य भारत के गांव में रहते थे तथा लोहा गलाने की कला में निपुण थे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि अगरिया कौन थे। और इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता आपका पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। और यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपके लिए, अंग्रेजी का सिटस शब्द हिंदी के और फिर एक खाली स्थान शब्द से निकला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों छींट। ठीक है, कौन से शब्द से निकला है? हिंदी के छींट शब्द से। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर ख है, टीपू की तलवार फिर खाली स्थान स्टील से बनी थी। तो कौन से स्टील से बनी थी बच्चों? उत्तर लिखेंगे बुटज। क्या लिखेंगे? टीपू की तलवार बुटज स्टील से बनी थी। ठीक है, इसके बाद फिर गए है आपके लिए, भारत का कपड़ा निर्यात और फिर एक खाली स्थान सदी में गिरने लगा। तो कौन सी सदी में गिरने लगा? आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों। उत्तर लिखेंगे 19वीं सदी में। कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर 19वीं सदी में गिरने लगा। और आपके इस तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आइए विचार करें। और यहाँ पर फिर आपके लिए छठा प्रश्न है बच्चों, विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है? तो जानते हैं आप क्या पता चलता है बच्चों? उत्तर लिखेंगे नंबर 1, अंग्रेजी का सिटस शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को कहा जाता है। कहा जाता है ना बच्चों। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, बंडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर बांधने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। आई बात समझ में? इसके बाद फिर लिखेंगे नंबर 3, मसलिन यानी कि मलमल। मसलिन शब्द मोसुल शहर के आधार पर है। यूरोप के व्यापारियों ने इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास बारीक बुनाई का कपड़ा देखा तो उसे मसलिन कहने लगे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता आपका सातवां प्रश्न है, इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया था? जानते हैं आप क्यों किया था? नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं, उत्तर में देख लेते हैं बच्चों।
उत्तर लिखेंगे 18वीं सदी में भारतीय कपड़ों की काफ़ी लोकप्रियता बढ़ गई थी, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। भारतीय कपड़े की इंग्लैंड में होड़ मची हुई थी, यहाँ तक कि इंग्लैंड की रानी भी भारतीय कपड़ा पहनना ही पसंद करती थी। उस समय इंग्लैंड में नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारत में ऊन तथा रेशम उत्पादन देखते हुए अंग्रेज इंग्लैंड में भी ऊन तथा रेशम उत्पादन बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय कपड़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेज चाहते थे कि उनके देश में केवल उनका ही कपड़ा लोग खरीदें, इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों का विरोध शुरू कर दिया और आयात पर रोक लगाने की मांग भी कर डाली। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, याद भी करते रहें साथ साथ। इसके बाद फिर है आपका 8वां प्रश्न, ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े? तो जानते हैं आप किस तरह प्रभाव पड़े? उत्तर लिखेंगे भारत के कपड़ा उत्पादकों पर प्रभाव, और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात कठिन हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया था, यानी कि टैक्स। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया और उसके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना भी बंद कर दिया। ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर लिखेंगे, चौथा पॉइंट है बच्चों, इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। इनकी वजह से हजारों बुनकर, लाखों सूत काटने वाली ग्रामीण महिलाएं बेरोजगार हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न है, 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ? तो जानते हैं आपने पाठ पढ़ा होगा। उत्तर लिखेंगे 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग के पतन के कारण, और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, औपनिवेशिक सरकार के नए वन कानूनों ने वनों को आरक्षित घोषित कर दिया। वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगने के कारण लौह प्रगलकों के लिए लोहा बनाने के लिए लकड़ी मिलना बंद हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात होने लगा, जिसके कारण स्थानीय प्रगलकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। फिर लिखेंगे बच्चों, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में प्रवेश की अनुमति दे दी, लेकिन प्रगलकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी टैक्स देने पड़ते थे, जिससे उनकी आय में कमी आ गई। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने इस 9वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है आपका 10वां प्रश्न है, भारतीय वस्त्र उद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा? उत्तर लिखेंगे, भारतीय वस्त्र उद्योग की शुरुआती समस्याएं, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ा। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अधिकतर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचा रही थी, परंतु भारत में औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय स्थानीय उद्योगों को ऐसी सुरक्षा नहीं दी। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, 1880 तक भारत के सूती कपड़ा पहनने वाले लगभग 2/3 लोग ब्रिटेन में बना कपड़ा पहनने लगे, जिससे हजारों बुनकर और लाखों सूत काटने वाली ग्रामीण महिलाएं बेरोजगार हो गई। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आता है फिर 11वां प्रश्न है, पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली? तो जानते हैं आप बच्चों, टिस्को के बारे में पढ़ा आपने पाठ में। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, टिस्को को अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में मदद, और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, पॉइंट बनाकर लिखें। पहला पॉइंट लिखेंगे, सन 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में उत्पादित इस्पात की खपत यूरोप में युद्ध की मांगों को पूरा करने के लिए होने लगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और भारतीय रेलवे की पटरियों की आपूर्ति के लिए टिस्को पर आश्रित हो गया। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों,
औपनिवेशिक सरकार ने युद्ध लंबा खींचने की स्थिति में टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम सौंप दिया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, नंबर 4। औपनिवेशिक सरकार 1919 तक टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को खरीद लेती थी और कुछ समय बाद टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस 11वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 8 हमारे अतीत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।